हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज की क्लास में हम बात करेंगे एड्स यानी एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम नामक डिजीज़ के बारे में। ये डिजीज़ ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस जो आपका चैप्टर नंबर 7 है क्लास 12 बायोलॉजी की एनसीईआरटी बुक का, उसका एक टॉपिक है। एड्स एक ऐसी बीमारी है कि अगर किसी को हो जाए तो उसके बाद उसका क्योर नहीं किया जा सकता। आज हम समझेंगे कि एड्स किस वजह से होता है, इसका रीज़न क्या है, इसका फैक्टर क्या है, इसकी मैकेनिज़्म क्या है बॉडी के अंदर, हम इसको कैसे डायग्नोज करते हैं, हम इसको किस तरीके से ट्रीट करते हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक एड्स। नाउ एड्स का मतलब है, ये एक एक्रोनिम है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ओके, नाउ इससे क्या होता है, इससे जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है उसके अंदर एक डेफिशिएंसी आ जाती है, कमी आ जाती है, और ये एक्वायर्ड होता है। इसका मतलब है कि हम इसको गेन करते हैं, ये बाय बर्थ नहीं होता, ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ एन इंडिविजुअल। अब हम सिंड्रोम किसको बोलते हैं? सिंड्रोम इज अ कलेक्शन ऑफ रिकॉग्नाइजेबल सिम्टम्स और abnormalities that tend to occur together and are associated with a specific disease. इसका मतलब है कि सिंड्रोम एक ऐसे सिम्टम्स या एबनॉर्मेलिटीज का कलेक्शन होता है जो कि किसी पर्टिकुलर डिजीज में, एक स्पेसिफिक डिजीज में सामने आते हैं, और ये सारे के सारे सिम्टम्स एक साथ सामने आते हैं। जब इस सिम्टम्स को या इन सारे सिम्टम्स को हम ग्रुप करते हैं तब हम उसको बोलते हैं सिंड्रोम। ओके, नाउ एड्स एक तरीके का सिंड्रोम है। इट इज एन एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। नाउ इट इज नॉट अ कंजेनाइटल डिजीज। ये ऐसी डिजीज नहीं है जो कि बाय बर्थ आए या बाय हेरिडिटरी आए। इट इज नॉट अ कंजेनाइटल डिजीज। So it was first identified in 1981 and has since claimed approximately 40.4 million lives worldwide as of 2022। यानी 2022 तक इससे लगभग 40 मिलियन, लगभग 4 करोड़ लोगों की डेथ हो चुकी है। और अगर हम अभी हाल ही का डेटा देखें तो 2024 में यानी 2024 में इससे इन्फेक्टेड पेशेंट्स की जो नंबर थी वो थी लगभग 4 करोड़। 4 से 5 करोड़ पीपल दे वर इन्फेक्टेड बाय द एंड ऑफ 2024। और अगर हम डेथ्स की बात करें तो 2024 के अंदर ही लगभग 6.5 लाख लोगों की डेथ इस एड्स की वजह से हुई है, या एड्स से रिलेटेड डिजीजेस की वजह से हुई है। तो आप समझ सकते हैं कि एड्स किस तरीके की बीमारी है। हालांकि नई नई मेडिसिन आने से जो एकदम से डेथ रेट है वो कम ज़रूर हुआ है, लेकिन ये डिज़ीज़ खतरनाक इस केस में है कि अगर ये एक बार हो जाती है तो उसके बाद आप इसका क्योर नहीं कर सकते। आज के टाइम में हो सकता है कल कुछ नई मेडिसिन आ जाएं जिसकी वजह से इसका क्योर पॉसिबल हो, लेकिन आज के टाइम में ऐसी कोई मेडिसिन नहीं है जिसकी वजह से इसको क्योर किया जा सके। तो इसका सबसे सही तरीका है कि हम इससे सिर्फ बच सकते हैं। ऑलराइट, तो हम वो चीज़ें भी डिस्कस करेंगे। अगर हम देखें तो जो इसका कॉजेटिव एजेंट है जिसकी वजह से ये डिजीज़ होती है वो एक तरीके का रेट्रोवायरस होता है जिसका नाम है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस या एचआईवी वायरस। ये एचआईवी वायरस की वजह से, जो कि एक तरीके का रेट्रोवायरस है, इसकी वजह से ये बीमारी होती है। तो अगर किसी की बॉडी के अंदर ये एचआईवी चला जाए या किसी भी तरीके से एचआईवी से कोई बॉडी इन्फेक्ट हो जाए तब उसको एड्स हो जाता है। नाउ ये एक स्ट्रक्चर है, और ये बिकॉज ये रेट्रोवायरस है तो इसके अंदर आप देखेंगे कि आरएनए जेनेटिक मटेरियल है। सो आरएनए इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ दिस वायरस, और ये आरएनए को डीएनए कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम भी इसके अंदर होता है। तो ये एंजाइम है जो कि स्पेशल एंजाइम होता है, ये आरएनए को डीएनए में चेंज कर देता है, और आरएनए इसका जेनेटिक मटेरियल है। इसके अलावा इसका जो ऊपर कोटिंग होती है वहाँ पर ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, इसकी जो फैटी लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन होती है, और इसके अंदर भी, और अंदर
एक दो तरीके के प्रोटीन्स होते हैं। तो ये एक तरीके का स्ट्रक्चर है एड्स का, जो कि एक तरीके का रेट्रोवायरस होता है। सो अ रेट्रोवायरस इज अ टाइप ऑफ वायरस दैट कंटेन्स RNA एज अ जेनेटिक material and uses a special enzyme called reverse transcriptase to convert this RNA into DNA once it infects a host cell. इसका मतलब ये है कि जब ये वायरस अपने होस्ट के अंदर जाता है, तब ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की मदद से अपना जो जेनेटिक मटेरियल है RNA, उससे ये DNA की कॉपी बनाता है और वो DNA होस्ट के DNA के साथ इंटीग्रेट होके इसको रेप्लिकेशन में मदद करता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आपको याद रखनी चाहिए। नाउ अगर हम देखें कि रेट्रोवायरस किस तरीके से रेप्लिकेट करते हैं, तो सबसे पहले तो इन्फेक्टेड सेल कैन सर्वाइव इवन आफ्टर द रिलीज ऑफ द वायरस। जब हम वायरसेस का टॉपिक ले रहे थे तब मैंने आपको बताया था कि यूजुअली एक बार जब सेल वायरस से इन्फेक्ट हो जाती है तो उसके बाद वो सेल डिस्ट्रक्ट हो जाती है। लेकिन इस केस में क्या है कि जो सेल्स वायरस से यानी HIV वायरस से इन्फेक्ट होती हैं वो सरवाइव कर सकती हैं एक बार वायरस अगर रिलीज हो जाए। दूसरा क्या है कि जो वायरस है वो मैक्रोफेजेस के अंदर एंटर करता है। मैक्रोफेजेस हमारी इम्यून सेल्स होती हैं और ये बेसिकली टिश्यूज़ के अंदर होती हैं। तो मैक्रोफेजेस जो बनती हैं वो मोनोसाइट्स से बनती हैं और मोनोसाइट्स हमारी ब्लड के अंदर होती हैं। तो ब्लड से जब ये मोनोसाइट्स टिश्यूज़ के अंदर माइग्रेट करती हैं तो वो मैक्रोफेजेस को बनाती हैं और ये मैक्रोफेजेस जो होती हैं ये फैगोसिटिक सेल्स होती हैं। इसका मतलब ये है कि ये एंटीजेंस को या माइक्रोब्स को अपने अंदर फैगोसाइटोज कर लेती हैं और फिर वो डिग्रेड कर देती हैं। तो मैक्रोफेजेस, ये वायरस जो है वो मैक्रोफेजेस के अंदर जाता है जहाँ पर इसके RNA का रेप्लिकेशन होता है और ये वायरल DNA बना देता है यूजिंग रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। Now this viral DNA, it gets incorporated into host cells DNA and directs the infected cells to produce virus particles. अब आप यहाँ देखिए ये रेट्रोवायरस है और ये रेट्रोवायरस के अंदर ये वायरल RNA है। अब जब ये एनिमल सेल के ऊपर ये वायरस आ रहा है तो ये RNA ये अंदर चला जाता है, ये सेल के अंदर चला जाता है और यहाँ पर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की मदद से ये RNA DNA को बनाता है और ये DNA सीधे होस्ट के जीनोम के अंदर यानी न्यूक्लियस के अंदर जो DNA है होस्ट का, उसके अंदर जाकर ये इनकॉर्पोरेट हो जाता है। अब जब ये जाएगा यहाँ पर तो इसके रेप्लिकेशन के साथ वायरस का भी रेप्लिकेशन होगा और तब क्या करेगा, ये नया वायरल RNA बन जाता है अंदर और वहाँ से ये पूरा अपना जो प्रोटीन कोट है उसके अंदर ही अपने आप को असेंबल करके नया वायरस तैयार करता है और ये नया वायरस और बाकी की सेल्स को इन्फेक्ट करने के लिए तैयार हो जाता है। ओके, तो इस तरीके से ये वायरल जो पार्टिकल्स हैं वो इन्फेक्ट करते हैं और इस तरीके से ये अपने वायरसेस को रेप्लिकेट करते हैं। सो द मैक्रोफेजेस दे कंटिन्यू टू प्रोड्यूस वायरस एंड इन दिस वे दे एक्ट लाइक अ HIV फैक्ट्री। तो हमारे जो मैक्रोफेजेस हैं वो इनके लिए एक तरीके की HIV फैक्ट्री बन जाते हैं। साइमल्टेनियसली HIV ऑल्सो एंटर्स द हेल्पर T सेल्स, जो कि हमारी T लिम्फोसाइट्स होती हैं और ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी का पार्ट होती हैं, वो वहाँ पर भी रेप्लिकेट करता है और प्रोजेनी वायरसेस को बनाता है। तो अगर आप देखें तो HIV का जो इन्फेक्शन होता है वो आपके मैक्रोफेजेस में हो रहा है और वो आपके हेल्पर T सेल्स के अंदर या T हेल्पर सेल्स में हो रहा है और ये T हेल्पर सेल्स वही सेल्स हैं जो कि CD4 पॉजिटिव होती हैं। इनके बारे में जानने के लिए आप इम्यूनिटी वाला वीडियो देख सकते हैं। नाउ द प्रोजेनी वायरस रिलीज्ड इन द ब्लड, इट अटैक्स अदर T हेल्पर सेल्स। एक बार जब ये वायरस आएगा ये फिर से दोबारा से जो फ्रेश TH सेल्स है जो कि अनइन्फेक्टेड TH सेल्स है ये उनको अटैक करता है एंड दिस लीड्स टू अ प्रोग्रेसिव डिक्रीज इन द नंबर ऑफ T हेल्पर सेल्स इन द बॉडी ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन। और इसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारी T हेल्पर सेल्स हैं उसका नंबर गिर जाता है, ड्रॉप हो जाता है, नंबर कम हो जाता है और जब हम ब्लड टेस्ट करते हैं तो हम CD4 CD8 का काउंट देखते हैं, उसका रेशो देखते हैं और उस रेशो में जब CD4 का काउंट कम आता है तो उसकी वजह से क्या होता है, हमको एक तरीके का इंडिकेशन मिल जाता है कि ये HIV इन्फेक्टेड
ब्लड है। ओके, नाउ इसकी वजह से क्या हो रहा है, बिकॉज ये टी हेल्पर सेल्स हैं, ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी का पिलर है। अगर यही सेल्स नहीं होंगी तो क्या होगा, एक्वायर्ड इम्यूनिटी पूरी तरीके से गड़बड़ा जाएगी और हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगी। तो उसमें क्या है कि कुछ अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस, यानी ऐसे इन्फेक्शंस जो इस बात का वेट करते हैं कि कब बॉडी का इम्यून सिस्टम डाउन हो और कब हम उस बॉडी को डोमिनेट करें, इस तरीके के इन्फेक्शंस को हम लोग अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस बोलते हैं। और ये इन्फेक्शंस फॉर एग्जाम्पल ट्यूबरक्लोसिस हो गए, कुछ वायरसेस हो गए, कुछ फंजाई हो गए, इवन कुछ पैरासाइट्स हो गए, ये सारे के सारे अचानक से हमारी बॉडी के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। और अब बिकॉज हमारी बॉडी की अपनी इम्यूनिटी डाउन होती है, जिसकी वजह से ये अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस हमारी बॉडी को इल कर देते हैं। तो अगर आप देखेंगे कि एड्स में जो डेथ होती है वो इस वायरस की वजह से नहीं होती, बल्कि उस वायरस की वजह से जो हमारी इम्यूनिटी डाउन होती है, तो बाकी के जो इन्फेक्शंस आते हैं तो उससे रिलेटेड डिजीजेस की वजह से डेथ हो जाती है। ओके, नाउ अगर हम देखें ट्रांसमिशन कैसे होता है एचआईवी का, किस तरीके से ये एचआईवी फैलता है, तो ये फैलता है यूज ऑफ नॉन स्टेराइल सिरिंजेस एंड टूल्स, यानी हॉस्पिटल सेटिंग्स में, क्लिनिकल सेटिंग्स में, डायग्नोस्टिक्स में जब हम इंजेक्शन से या कोई सैंपल्स लेते हैं या हम कोई सर्जरी कर रहे हैं, अगर वहाँ पर किसी भी तरीके का नॉन स्टेराइल सिरिंज है, वो स्टेराइल नहीं है और उस पर एचआईवी का वायरस है, तो उसकी वजह से ये ट्रांसमिट बॉडी के अंदर हो सकता है। दूसरा, प्रेगनेंसी या ब्रेस्ट फीडिंग से भी ये हो सकता है। तीसरा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी हो सकता है, जो कि एक बहुत मेजर कॉज है। अगर हम किसी को ब्लड की ज़रूरत होती है और हम कहीं से भी जो अनऑथराइज्ड ब्लड बैंक्स हैं या फिर ऐसे ब्लड बैंक्स हैं जो कि एसओपीज़ का या जो उनके नॉर्मल प्रोसीजर्स होते हैं जिसकी वजह से वो ये चेक करते हैं और ये टेस्ट करते हैं कि ब्लड सेफ़ है या नहीं है, उस प्रैक्टिस में कुछ भी कमी करते हैं तो उसकी वजह से एचआईवी होने के चांसेस हो जाते हैं। देन ऑर्गन ट्रांसप्लांट, अब जब अगर कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो रहा है और कोई पेशेंट है, अगर उस पेशेंट एचआईवी का पेशेंट है और उसका ऑर्गन ले लिया, या ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के वक्त अगर ये इस तरीके की नॉन स्टेराइल सिरिंजेस या टूल्स का यूज़ करा, तब भी ये इन्फेक्शन हो सकता है। उसके अलावा अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स के द्वारा भी ये इन्फेक्शन बहुत तेज़ी के साथ फैलता है। नाउ HIV एड्स इज नॉट स्प्रेड बाय मेयर टच और फिजिकल कांटेक्ट, ये केवल टच या फिजिकल कांटेक्ट से नहीं होता। अगर कोई पेशेंट है, HIV का पेशेंट है, अगर कोई उसको टच कर लेगा या उसको उसके साथ कोई खाना खा लेगा तो उसकी वजह से ये HIV नहीं फैलता। इट स्प्रेड्स ओनली थ्रू बॉडी फ्लूइड्स, कोई भी बॉडी फ्लूइड हो बॉडी का, उसके थ्रू ये फैलता है। बॉडी फ्लूइड्स क्या हो सकते हैं, वो सलाइवा भी हो सकता है, बॉडी फ्लूइड आपका ब्लड हो सकता है, बॉडी फ्लूइड आपके जो और भी फ्लूइड्स होते हैं इंटरकोर्स के वक्त जो निकलते हैं, वो सब हो सकते हैं। तो ये बॉडी फ्लूइड्स की वजह से होता है। देन देयर इज ऑलवेज अ टाइम लैग बिटवीन द इन्फेक्शन एंड अपीयरेंस ऑफ एड्स सिम्टम। एक बार आपकी बॉडी में इन्फेक्शन हो गया, आपको पता भी नहीं लगेगा जब तक उसके सिम्टम्स नहीं आते। और इसमें एक थोड़ा सा बीच में एक विंडो पीरियड होता है, हम उसको विंडो पीरियड बोलते हैं, क्योंकि जब इन्फेक्शन हुआ है और जब वो इन्फेक्शन के सिम्टम्स आने शुरू हुए हैं, वो काफ़ी बड़ा पीरियड होता है। वो पीरियड कुछ महीने भी हो सकता है, कुछ हफ्ते भी हो सकता है और 5 से 10 साल तक भी हो सकता है। इसका मतलब बॉडी के अंदर आपका वायरस तो है, लेकिन आपको उसके सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं, और जब वो सिम्टम्स आते हैं और जब जिस वक्त से वो वायरस होता है, तो उसके बीच के पीरियड को हम लोग बोलते हैं विंडो पीरियड। ओके, तो ये विंडो पीरियड 5 से 10 साल तक का यूजुअली हो सकता है। ऑलराइट, नाउ हम इसका जो डायग्नोसिस करते हैं वो हम एलाइजा के थ्रू करते हैं, और इसमें एलाइजा जो है वो ऑलरेडी मैंने कवर किया हुआ है हमारे मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक्स वाले लेक्चर में, तो आप उसको जाके देख सकते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पर एक छोटा सा मैं डायग्राम के थ्रू बता देता हूँ कि एलाइजा को हम लोग माइक्रोटाइटर प्लेट में करते हैं, और इस माइक्रोटाइटर प्लेट में वेल्स होते हैं जिनको हम माइक्रोवेल्स बोलते हैं। अब ये एक वेल है, इस वेल के अंदर हम लोग इसको कोट करते हैं HIV-1 प्रोटीन एंटीजन से, और उसके बाद हम जो पेशेंट होता है, पेशेंट का सीरम देखते हैं। अगर उसके अंदर HIV से की अगेंस्ट एंटीबॉडी होगी IgG, तो वो एंटीबॉडी इस प्रोटीन एंटीजन के साथ बाइंड करेगी। फिर हम एक डिटेक्शन एंटीबॉडी का यूज़ करते हैं। उस डिटेक्शन एंटीबॉडी, ये जो एंटीबॉडी है, ये वाली जो एंटीबॉडी होती है पेशेंट की, इसके लिए होती है। और ये अगर ये एंटीबॉडी
इस एंटीजन के साथ बाइंड करती है तो हमारी ये डिटेक्शन एंटीबॉडी इस एंटीबॉडी के साथ बाइंड करेगी। अगर ये पेशेंट के अंदर HIV एंटीबॉडीज़ नहीं है तो ये एंटीबॉडी नहीं होगी, तो हमारी ये सेकेंडरी एंटीबॉडी भी उसको बाइंड नहीं करेगी। तो अगर हम ये मान के चलते हैं कि पेशेंट के अंदर एंटीबॉडी बनी हुई है तो वो एंटीबॉडी इस एंटीजन के साथ बाइंड कर गई है, और उससे क्या है कि हम एक डिटेक्शन एंटीबॉडी लेते हैं जो कि प्राइमरी एंटीबॉडी जो पेशेंट की एंटीबॉडी है उसको वो बाइंड करेगी। इस एंटीबॉडी के ऊपर एक कॉन्जुगेटेड एंजाइम होता है, और ये एंजाइम जब हम एक कलरलेस सबस्ट्रेट डालते हैं तो वो कलर दे देता है, कलर रिएक्शन देता है, और जो इंटेंसिटी होती है उस कलर की उस पर डिपेंड करता है कि कितना इन्फेक्शन है या किस तरीके से वो उसके अंदर बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ बनी हुई हैं। ऑलराइट, तो ये एक तरीके का ये डायग्नोस्टिक मेथड है जो हम एलाइजा के थ्रू करते हैं। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो हम ऐसे पेशेंट्स को एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी देते हैं, यानी कि ऐसी ड्रग्स जो कि रेट्रोवायरसेस के रेप्लिकेशन को कम करती हैं, ऐसी थेरेपीज़ को हम लोग देते हैं। ये एक कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स होते हैं, और ये क्या करते हैं कि ये ज़िंदगी को तो थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, लेकिन एक बार अगर आपको एड्स हो जाता है या किसी पेशेंट को एड्स हो जाता है तो उसके बाद उसकी जो डेथ है वो इनएविटेबल है, वो होगी होगी। अब वो कब होगी वो कोई डिसाइड नहीं कर सकता। वो 5 साल 10 साल 15 साल तक भी वो पेशेंट रह सकता है, डिपेंडिंग ऑन अगर वो ठीक से दवाइयाँ खाता है और वो हर तरीके का प्रिकॉशन लेता है ताकि उसको किसी तरीके का कोई भी इन्फेक्शन ना हो। ओके, नाउ अगर हम देखें प्रिवेंशन, तो प्रिवेंशन के लिए बेसिकली एड्स का कोई क्योर तो होता नहीं है, सो द बेस्ट ऑप्शन इज़ प्रिवेंशन। तो हम लोगों को हर तरीके से ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी तरीके की कोई भी गलती ना करें, किसी भी तरीके की कोई भी गलती हमसे ना हो जाए, ताकि हमारे अंदर इसका वायरस ना आ पाए। ऑलराइट, सो हमारे इंडिया के अंदर अगर हम देखें तो वी हैव अ नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम नाको बोलते हैं। उसके अलावा कुछ एनजीओज होते हैं जो लोगों को एड्स के बारे में एजुकेट कर रहे हैं, राइट, कि किस तरीके से ये होता है। आपने देखा होगा कि बाहर सोसाइटी में बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे होते हैं, वो बताते हैं कि किस तरीके से, या हॉस्पिटल्स के सामने ये होर्डिंग्स लगे होते हैं, उसमें काफ़ी एजुकेट करने का मटेरियल होता है जो कि ये एडवर्टाइज़ किया जाता है। इसके अलावा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के कुछ प्रोग्राम्स हैं जो कि HIV इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर रहे हैं और उसको रोकने के लिए बनाए गए हैं। उसमें क्या है कि मेकिंग ब्लड फ्रॉम द ब्लड बैंक सेफ फ्रॉम HIV बाय टेस्टिंग प्रायर टू ट्रांसफ्यूजन। तो ये गाइडलाइंस हैं। इस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग कोई भी पेशेंट को अगर ब्लड चाहिए हॉस्पिटल के अंदर किसी सर्जरी में या किसी और ज़रूरत की वजह से, तो उस ब्लड को पूरी तरीके से टेस्ट किया जाना चाहिए ताकि इस बात से इंश्योर हो सके कि उसके अंदर किसी तरीके का कोई इन्फेक्शन नहीं है, इंक्लूडिंग HIV। देन यूज़ ऑफ ओनली डिस्पोजेबल निडल्स एंड सिरिंजेस इन हॉस्पिटल्स एंड क्लिनिक्स। तो आजकल तो सभी क्लिनिक्स और हॉस्पिटल्स में, जो अच्छे क्लिनिक्स और हॉस्पिटल्स हैं, वो सभी डिस्पोजेबल निडल्स और डिस्पोजेबल सिरिंजेस का यूज़ करते हैं। और ऐसे डिस्पोजेबल निडल्स और सिरिंजेस वो पहले से ही स्टरलाइज्ड आते हैं, और उसके बाद उनको अलग तरीके से उनको डिस्पोज ऑफ किया जाता है। तो वो बायो हैज़र्ड मटेरियल के थ्रू उनका डिस्पोज ऑफ किया जाता है ताकि वो कम्युनिटी में इन्फेक्शन को ना फैलाएं। कंट्रोलिंग ड्रग अब्यूज़, तो बहुत सारे बच्चे या बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वो ड्रग्स के चक्कर में पड़ जाते हैं और वो एक दूसरे के साथ ड्रग्स लेने के लिए सिरिंजेस का इस्तेमाल करते हैं, वही शेयर करते हैं, और इससे क्या होता है कि ये HIV फैलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो हमको ड्रग अब्यूज़ को कंट्रोल करना चाहिए। ड्रग्स को तो लेना ही नहीं चाहिए किसी भी तरीके से। तो आदमी अगर HIV से नहीं मरेगा तो वो ड्रग्स से मर जाएगा, राइट। देन फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव्स। जो बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं वो WHO की गाइडलाइंस में वो फ्री डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। काफ़ी कंट्रीज़ में इनका फ्री डिस्ट्रीब्यूशन होता है। देन रेगुलर चेकअप्स होते हैं। WHO एनकरेज करता है कि रेगुलरली चेकअप कराना चाहिए। जो लोग बहुत ही हाई रिस्क एरिया में रहते हैं तो उनको अपना रेगुलर चेकअप कराना चाहिए। एंड देन प्रमोटिंग सेफर इंटरकोर्स, ताकि इस पर्टिकुलर चीज़ की वजह से ये डिज़ीज़ आगे स्प्रेड ना हो। तो ये चीज़ें हैं जो कि हमारे जो एड्स है इससे वो प्रिवेंट करती हैं, राइट। नाउ HIV एड्स इन्फेक्टेड पीपल दे नीड हेल्प एंड सिंपैथी इंस्टीड ऑफ बीइंग शन्ड बाय सोसाइटी। तो जिन लोगों को HIV या एड्स हो गया है और अगर आपको पता है कि ये पर्टिकुलर आदमी है, इसको HIV और एड्स है, तो इसमें दो अच्छी बातें हैं। पहली बात तो ये है कि हर आदमी प्रिकॉशन लेगा। ओके, उसको पता है कि ये नोन पेशेंट है तो हर तरीके से वो प्रिकॉशन लेगा।
तो ये सोसाइटी के लिए भी अच्छा है और उस आदमी के लिए भी अच्छा है, क्योंकि वो आदमी भी अपने बारे में जानता है और उसको पता है कि उसको किस तरीके से इसको प्रिवेंट करना है कि बाकी लोगों को ना हो। दूसरी बात, एक ये टाबू बन गया है या एक स्टिग्मा हम लोग इस तरीके के पेशेंट्स को के ऊपर डाल देते हैं कि इसने कुछ गलत काम किया होगा जिसकी वजह से इसको एचआईवी का इन्फेक्शन हो गया, जबकि ऐसा नहीं है। तो इसमें अगर आप देखा जाए तो इसमें एचआईवी का इन्फेक्शन होने में क्या है कि इसमें बहुत सारे रीजंस ऐसे हैं जो कि उस आदमी के हाथ में नहीं है। हो सकता है उस आदमी की सर्जरी हुई हो सकता है उस आदमी कोई क्लिनिकल टेस्ट कराया हो उसने और उससे उसको एचआईवी हो गया हो, या किसी और वजह से एचआईवी हो गया हो। तो हमें ऐसे पेशेंट्स को सिंपैथी देनी चाहिए, उनकी हेल्प करनी चाहिए और साथ में खुद को भी बचाने का ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी तरीके से हम ऐसे पेशेंट से इन्फेक्ट ना हो जाएं। हमें उसको सपोर्ट भी करना चाहिए फैमिली की तरह, या फैमिली में अगर कोई है, और साथ में हमें अपने पूरे बाकी के लोगों को भी बचाना है। तो ये एक तरीके का बहुत ही एक डेलिकेट सा एक रिलेशनशिप हो जाता है यहाँ पर। बट इस तरीके के पेशेंट्स के साथ हमें अच्छे से ही पेश आना चाहिए, किसी तरीके की कोई भी उसको गलत बात बोलना या इस तरीके से उसको झुकाना, ये सब नहीं करना चाहिए। ऑलराइट, तो ये थी बात एड्स की। मुझे लगता है कि इससे आपको काफ़ी नॉलेज भी मिली होगी और इससे काफ़ी आपको पता भी लगा होगा कि किस तरीके से ये होता है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक है, इसमें काफ़ी चीज़ें कभी कभी पूछ ली जाती हैं। तो हम अगले टॉपिक की हम लोग जो अगली क्लास में बात करेंगे वो बात करेंगे कैंसर के बारे में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और अपना जो अगर आप कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो आप उसको दोबारा से वीडियो को देख सकते हैं। चलिए, टेक केयर, थैंक यू।